आप देखे होंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है 10%, जब 50% से कोटा आगे नहीं बढ़ सकती तो उसको क्यों कोटे से फ्री किया गया है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं, तो गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज वाली बात है। तो पढ़ने का छूट दीजिए, उनको पढ़ने में सहायता कीजिए, बिना सूद का आप रुपया मुहैया कराइए, तब न समझेंगे कि आप नालंदा के विरासत को लाना चाहते हैं। क्या लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? अब तो ये तो उनको भी मालूम नहीं है, तो वक्त बताएगा, मैं क्या कह सकती हूँ। युवा बिहार और बढ़ता हुआ बिहार जो है तेजस्वी यादव के राजकाल में ही आ सकती है। 25 के चुनाव में बिहार में कोई नहीं है, तेजस्वी यादव जी भावी मुख्यमंत्री हैं। क्या हो गया कि जितन राम मांझी उनके साथ थे और मंदिर में जाते हैं तो मंदिर छुआ जाती है, उनको गंगा जल से धुआ जाता है। तो सरकार निश्चित रूप से सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, कहीं पर भी सुशासन की सरकार नहीं है, ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। डबल इंजन की बिहार की सरकार नहीं चाहती है कि गरीब गुरुओं को बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान जो अधिकार दिया गया है वो गरीबों को उसका लाभ मिले। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। आज मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर मौजूद हैं, जो आरजेडी के कद्दावर नेता भी हैं। और आज सबसे अहम चर्चा बिहार भर में सुनने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की जैसे ही समाप्ति हुई, चुनाव के बाद बिहार सरकार के द्वारा लाए गए आरक्षण को हाई कोर्ट से झटका लगा है और 50% जिस तरह से बिहार में आरक्षण था ओबीसी, ईबीसी, एससी का, उसको बिहार सरकार के द्वारा 65% कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरह से आरक्षण का जो मुद्दा था उसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया? देखिए, जब भी आरक्षण का मुद्दा आया है तब जो है बीजेपी वाले जो सत्तासीन हैं केंद्र में, उनकी मानसा ठीक नहीं रही है। और बिहार में डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी उनकी है और यहाँ भी उनकी है। आरक्षण को नमी अनुसूची में शामिल कर देते तब वो चुनाव में आते। लेकिन ये जो अभी आया है, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट आई है कि 50% से ज़्यादा जो है आप आरक्षण का कोटा नहीं रख सकते हैं, तो मैं माननीय न्यायालय का आदर करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट जो है 11 मार्च को ही आ गई थी। बीजेपी सरकार कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत इस रिपोर्ट को रोक कर रखी थी और जब आज चुनाव ख़त्म हो गई है तब इसे रिलीज किया गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं जो है बीजेपी का मानसा ठीक नहीं है। आप देखे होंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है 10%, जब 50% से कोटा आगे नहीं बढ़ सकती तो उसको क्यों कोटे से फ्री किया गया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की बिहार की सरकार नहीं चाहती है कि गरीब गुरुओं को बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान जो अधिकार दिया गया है वो गरीबों को उसका लाभ मिले। तमिलनाडु में तो मैडम 67% आरक्षण है। निश्चित रूप से 67% आरक्षण है और ये आरक्षण निश्चित रूप से जो है नमी अनुसूची में शामिल होगी, जिसके तहत जो है उस पर उंगली उठाना मुश्किल है। लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर इसे नमी अनुसूची में शामिल कर देती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, सबसे अहम मुद्दा अभी देश भर में देखने को मिल रहा है कि नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, जिससे हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कोटा में रहकर, विभिन्न जगह रहकर तैयारी करते थे। उनके लिए आज एक दुखद समाचार मिल रहा है कि जैसे ही नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लगभग 67 से 68 से अधिक बच्चे को 720 नंबर, जितना पूर्णांक था, पूर्णांक नंबर आया है 720 नंबर। और ऐसे में जो अच्छे बच्चे थे, तेज राग बच्चे थे, होनहार बच्चे थे, उनका भविष्य कहीं न कहीं खतरे में है। और डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं तेजस्वी यादव, उनके ऊपर विजय सिन्हा के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि प्रश्न पत्र लीक में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हाथ है। अगर बिहार में तेजस्वी यादव जी का हाथ होता, आप देखे होंगे कि आदरणीय जो हमारे नेता हैं बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका अगर इस तरह का अगर बात होती कि उनका हाथ है, तो बीपीएससी के माध्यम से उन्होंने जो 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं या तो पर्चा लीक होती या किसी तक का बात होता। उनकी पारदर्शिता पर ये उंगली इसलिए नहीं उठा सकते हैं कि ये जो उन पर आरोप लगाए हैं तो
तो इनसे पूछिए ना कि 41 जगह जो पर्चा लीक हुआ है वो 41 जगह क्या तेजस्वी प्रसाद यादव ही थे? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में कोई नेता प्रतिपक्ष हो। जो उन पर आरोप लगाना चाहते हैं ये लोग निश्चित रूप से बेनकाब होंगे और बेनकाब हो चुके हैं जनता की नज़रों में। आरक्षण के मुद्दे पर एक और सवाल है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरक्षण जैसे ही हाईकोर्ट के द्वारा झटका दिया गया इस मुद्दे पर, तो उन्होंने साफ कहा था कि इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जब तक आरक्षण नहीं लागू किया जाएगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। और इसको लेकर कई सवर्ण नेता थे उसका विरोध किए थे कि बीजेपी में सम्राट चौधरी दीमक की तरह हैं, तरह तरह के कमेंट किए थे। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी अपने इस बयान पर अड़े रहेंगे, चूँकि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का कोई बयान अभी तक नहीं आया? आप देखे होंगे ये बोले थे कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं उतारेंगे ये मुराठा नहीं खुलेगी, लेकिन उनका मुराठा भी है और नीतीश कुमार के साथ मिल करके सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं, तो गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज वाली बात है। ये सत्ता में हैं और जिनके साथ हैं और जो लोग आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण ख़त्म नहीं होने देंगे, ये इनके बस की बात नहीं है, ये थोथी दलील है। लगातार बिहार के विभिन्न इलाके में पुल गिर रहे हैं और बीते कुछ ही समय पहले अररिया और सिवान में उद्घाटन से पूर्व ही पुल गिर जाते हैं। क्या जब पुल गिर जाते हैं तो इस पर सरकार कानूनी कार्रवाई करती है? संवेदक के द्वारा जो इतने रुपये खर्च किए जाते हैं उस पर सरकार उससे उगाही करती है या फिर सरकार का रुपया डूब जाता है? सरकार का रुपया डूबे या नहीं डूबे ये तो मैं नहीं जानती। सरकार की कोई रुपया नहीं होती है, रुपया पब्लिक की होती है और आम आवाम जनता की रुपया जो उसके ऊपर कमर तोड़ महंगाई, डीजल पेट्रोल का बढ़ता हुआ कीमत, लोग त्राही माम है। और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो भी जन सरोकार के सवाल पर, चाहे वह पुल पुलिया बनाने की बात हो, आप देखे होंगे कि इससे पहले भी कई पुल गिरे, कई बार बाढ़ आया कि मूस ने बिल कर दिया, तो कई तरह की इनका अनाजे मूस खा जाता है। तो कई तरह का ये भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। कहीं पर आप देखे होंगे कि अफसरशाही चरम पर है। जो अफसरशाही के भरोसे जनता के पर भरोसा नहीं हो और अफसर पर जिनका भरोसा हो वो अफसर पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। तो आप देखे होंगे सृजन घोटाला जैसे घोटाला में बड़े बड़े अफसर को बचाया गया, किसी को कहीं कुछ हुआ है, छोटे छोटे कर्मचारी के ऊपर, निरीह के ऊपर ये लोग शासन कर रहे हैं। तो जो पुल पुलिया गिर रहा है तो साफ स्पष्ट है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार की यहाँ गंगोत्री बह रही है, जिसमें सरकार डुबकी लगा रही है। सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप कह नहीं सकते हैं कि सरकार अगर विकास करती है तो जनता का ध्यान रखा जाता है, बल्कि सरकार के अफसर से लेकर सरकार की कमाई का ध्यान रखा जाता है। तो निश्चित रूप से वो कमज़ोर पुल बनेंगे ही, गिरेंगे ही। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार तेजस्वी यादव भी सरकार के ऊपर प्रहार कर रहे हैं कि राज्य में किसी भी तरह का सुरक्षा नहीं है, लूट, हत्या, डकैती, रेप समेत विभिन्न तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। लगातार वो अपने सोशल साइट से इस बात को कह रहे हैं। क्या लगता है बिहार में सुशासन की सरकार है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। सुशासन की सरकार होती तो आप देख रहे हैं कि चुनाव के टाइम में ही जिस तरह से छपरा में हत्या का दौर चला, जिस तरह से मधुबनी में हत्या का दौर चला है, जो लोग सरकार को पता चल जाता है उनको कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, तो उस व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। और टारगेट ही सिर्फ नहीं किया जाता है, सिर्फ केस में ही नहीं फंसाया जाता है, बल्कि उसकी हत्या तक कर दी जाती है। और हत्यारे जो है खुलेआम घूमते हैं। इनके राजपाट में हत्यारों को खुली छूट मिल रखी है। और कहीं न कहीं सरकार का जो है सत्ताधारी, आप देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर में 200 लड़की को नौकरी का झांसा देकर के जो है उसके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से उसकी हत्या की गई, किस तरह से यौन शोषण किया गया, किस तरह से उसको जो है मां बनाया गया। तो मैंने प्रेग्नेंट अवस्था में भी उसकी मैंने कई लड़कियां जो है अभी तक जो है उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो सरकार निश्चित रूप से सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। कहीं पर भी सुशासन की सरकार नहीं है। ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि सुशासन की सरकार है। चुनाव समाप्त होते ही सीतामढ़ी के सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि यादव और मुसलमान का हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि तो क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने शपथ लिया है कि धर्मनिरपेक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से किसी भी के प्रभाव में आकर काम नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह का बयान देते हैं, इससे पब्लिक डोमेन में क्या मैसेज जाता है?
ये तो पब्लिक डोमेन में जो बातें जाती है, इससे पब्लिक तो आहत होती हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए जो जन प्रतिनिधि बनते हैं, उनको अगर शर्म नहीं आती होती, ये कौन ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में हर जाति के लोग कहीं न कहीं उसमें हैं ही। और जब सरकारें बन जाती है, जब कोई प्रतिनिधि चुना जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सारे लोगों ने वोट दिया और आप सबों के हैं। और इस तरह से कास्ट वाइज अगर बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे आदरणीय नेता पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग जाति की बात करते हैं, अब तो उनको समझाना पड़ेगा कि जाति की बात कौन करते हैं और वोट तक के लिए फरकेट कौन करते हैं, आरक्षण को लेकर फरकेट कौन करते हैं। आप देखे होंगे कि जितन राम मांझी उनके साथ थे और मंदिर में जाते हैं तो मंदिर छुआ जाती है, उनको गंगा जल से धुआ जाता है। तो इस तरह की बातें करने वाले लोग बोलते हैं कि हम जो है जातिवाद नहीं करते हैं, और ये अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की बात करते हैं तो काफ़ी शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा करेंगे कम होगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपके महागठबंधन को करारा हार बिहार में देखने को मिला है, हालांकि आपको सीट आए हैं, 9 सीट आए हैं पूरे बिहार में, लेकिन क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में कैसा रिजल्ट रहेगा, खासकर इस बार 2025 के चुनाव में? 25 के चुनाव में बिहार में कोई नहीं है। तेजस्वी यादव जी भावी मुख्यमंत्री हैं, और जो बार बार जनता के मतदान को लेकर के बार बार पलटी मारते हैं, उनका बिहार के लोग उनको हाथ में सत्ता नहीं देने जा रही है। बीजेपी जिसने लोगों के आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है, उनको भी जनता सबक सिखाने का काम करेंगे। जी, आपने जो कहा कि संसद के चुनाव में हम 0 थे और 0 से हमने 10 सीट पर चुनाव जीते हैं। तो 10 सीट जो है, आप देखे होंगे जो 400 पार की बात करते थे, आज उनके बैसाखी के सहारे जो है सत्ता चलानी पड़ रही है। क्या लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? अब तो ये तो उनको भी मालूम नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, मैं क्या कर सकती हूँ। तो है उधर उनका शरीर जरूर है, लेकिन उनकी आत्मा जो है हम लोगों के साथ है। लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किए हैं, उसके बाद युवाओं के रोजगार के बारे में बात करते हैं, किसानों के बारे में बात करते हैं, और नालंदा की खोई हुई विरासत को एक बार फिर से उन्होंने जीवित करने का प्रयास किया है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें हार मिली है, उसके बाद लोगों के प्रति, युवाओं के प्रति उनका एक नया कोई काम होगा? निश्चित रूप से आपको मैं कह सकती हूँ, मुझे अपने नेता पे गर्व है, पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। आदरणीय हमारे नेता का जो मैनिफेस्टो था, आज उस पर बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी मजबूर कर दिए, इस देश के प्रधानमंत्री को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिए, उनको उतरना पड़ा। आज वही वो गा रहे हैं जो आदरणीय हमारे नेता ने उन्हें गंवाने के लिए जो है आईना दिखाने के काम किए, कि इस देश में बेरोजगारी जो है कैंसर के रूप में है, और उसका 46.7% जो है इस बिहार में बेरोजगारी है। इन सारे सवालों पर, शिक्षा के सवाल पर, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में गरीबों को शिक्षा मिले, तो आप जो है गरीबों के बच्चों को जो है हायर एजुकेशन के जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट है, सारे जगह आप आरक्षित कीजिए, उनको पढ़ने का छूट दीजिए, उनको पढ़ने में सहायता कीजिए, बिना सूद का आप रुपया मुहैया कराइए, तब न समझेंगे कि आप नालंदा के विरासत को लाना चाहते हैं। ये सब बातें जो है ये झूठ बोलते हैं, और इनके झांसे में जो है बिहार की जनता नहीं आने वाली है। पिछले दफ़ा उन्होंने कई किसानों को देखे कि 700 किसानों का हत्या करने का काम किए, किसानों को MSP लागू करने का काम नहीं किए, जिसके कारण किसान जब चले थे वो अपने MSP के मांग को लेकर के, इस बार तो MSP लागू किए हैं। देखिए, MSP लागू करना, मुंह से मौखिक बोलना और ज़मीन पे उतारना में अंतर है। चाहे किसान का बात हो, चाहे नौजवान का बात हो, ये सारे चीज़ हमारे नेता का मुद्दा है, और उस मुद्दा पर अगर आज उतर करके वो काम कर रहे हैं तो हमारे आदरणीय नेता की जीत है। और आदरणीय नेता निश्चित रूप से बिहार में जो है बिहारी ही, बिहार का बेटा, युवा नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राजद के MLC डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जिन्होंने ऊपर सरकार के ऊपर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि बिहार में अफसरशाही चरम पर बताया है, और नीट के प्रश्न पत्र लीक करने से संबंधित, इसके अलावे जो बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, पुलिया गिर रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने बात किया है। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी यादव की सरकार आने की बात इन्होंने कही है। अब देखना है कि जो विधानसभा चुनाव आती है उसमें महागठबंधन का जो सरकार बन पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल जिन्होंने जो कही है वो सरकार के लिए एक आईना दिखाने का काम किया है।
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुनोज कुमार के साथ।